इन 3 गलत कानूनों के विषय में मांगा गया कि बताइए कि आपने किनसे विचार विमर्श किया, कब किया, कौन सा दस्तावेज भेजा, उसका जवाब क्या आया और आपके मीटिंग्स कब हुई। क्योंकि आप जानते हैं ऑर्डिनेंस जून का है और कानून सितंबर का है। या तो जून के पहले कब किया आपने ये आदान प्रदान और या सितंबर के पहले कब किया। ये प्रश्न पूछा मिस अंजलि भारद्वाज ने 2 अलग अलग याचिकाओं द्वारा 11 दिसंबर और 15 दिसंबर। दोनों के रिप्लाई 22 दिसंबर को इंफॉर्मेशन ऑफिस से आ गए। मैं आपको कोट कर दूं, अंग्रेजी में जवाब है, दिस सीपीआई IO does not hold any record in this matter। उच्चतम न्यायालय जैसे संस्था पे एक हलफनामा दिया जाता है जिसमें 5-6 पैराग्राफ्स हैं जो कहते हैं कि हम इस हलफनामे को मुख्य रूप से इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि हम वो गलतफहमी है जो फैलाई गई है कि हमने कोई भी आदान प्रदान और विचार विमर्श नहीं किया। ये झूठ है, हमने किया है विचार विमर्श और हम इसलिए हलफनामा डाल रहे हैं। ये आपको उच्चतम न्यायालय के हलफनामा के पैरा 2, 3, 10, 12, 13 और 14 में मिलेगा। झूठ बोलने का, असत्य बोलने का, देश को और देश के हर नागरिक को बरगलाने और बहकाने का और इससे माननीय उच्चतम न्यायालय को भी वंचित नहीं रखना इस प्रकार के गलत कारनामों से, ये इस केंद्र सरकार ने किया है। और जो इस केंद्र सरकार ने किया है वो भर्त्सना योग्य है, वो बिल्कुल असत्य है और बिना बातचीत के, बिना किसी विधायिका के कानून की किसी रूप से पब्लिक डोमेन में वार्तालाप किए उच्चतम न्यायालय में एक एफिडेविट हलफनामा फाइल किया है कि हमने प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पूरी तरह से किया, हमने विधायिका के कानून के पहले आदान प्रदान किया, विचार विमर्श किया, जो कि बहुत गंभीर असत्य झूठ है। मैं इसके आपको 2-4 उदाहरण संक्षेप में देना चाहता हूं। एक तो यह है कि 11 दिसंबर 2020 को आरटीआई के अंदर याचिका दी गई और एक दूसरी याचिका दी गई 15 दिसंबर 2020 को, यानी 4 दिन बाद। इन दोनों याचिकाओं में इन 3 गलत कानूनों के विषय में मांगा गया कि बताइए कि आपने किनसे विचार विमर्श किया, कब किया, कौन सा दस्तावेज भेजा, उसका जवाब क्या आया और आपके मीटिंग्स कब हुई। क्योंकि आप जानते हैं ऑर्डिनेंस जून का है और कानून सितंबर का है। या तो जून के पहले कब किया आपने ये आदान प्रदान और या सितंबर के पहले कब किया। ये प्रश्न पूछा मिस अंजलि भारद्वाज ने 2 अलग अलग याचिकाओं द्वारा 11 दिसंबर और 15 दिसंबर। दोनों के रिप्लाई 22 दिसंबर को इंफॉर्मेशन ऑफिस से आ गए। मैं आपको कोट कर दूं, अंग्रेजी में जवाब है, दिस सीपीआई IO does not hold any record in this matter। यानी जितने भी ये व्यापक प्रश्न है कि किससे किया, कब किया, कैसे किया, कौन सा कागज है, कौन सा नोटिस भेजा, कब मिले, कब मीटिंग हुई, मिनट्स कहां हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। इसके बावजूद 11 जनवरी, आज से 2 दिन पहले, आज 13 जनवरी है, उच्चतम न्यायालय जैसे संस्था पे एक हलफनामा दिया जाता है जिसमें 5-6 पैराग्राफ्स हैं जो कहते हैं कि हम इस हलफनामे को मुख्य रूप से इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि हम वो गलतफहमी है जो फैलाई गई है कि हमने कोई भी आदान प्रदान और विचार विमर्श नहीं किया। ये झूठ है, हमने किया है विचार विमर्श और हम इसलिए हलफनामा डाल रहे हैं। ये आपको उच्चतम न्यायालय के हलफनामा के
पृष्ठ, पैरा, सॉरी नॉट पृष्ठ, पैरा 2, 3, 10, 12, 13 और 14 में मिलेगा। ये सभी पैरा का विवरण मेरे नोट में है, आपको अभी तुरंत 10 मिनट के अंदर वो ईमेल पे मिल जाएगा, अभी मिल रहा होगा। मैंने अनुरोध कर दिया हमारे डिपार्टमेंट से कि आपको भेज रहे हैं। मिल गया हमको ऑलरेडी सर। हाँ, इसी पैराग्राफ्स में जो हलफनामा है, ये भी कहा गया कि जो विचार विमर्श और आदान प्रदान की हम बात कर रहे हैं, जो पैरा नंबर दिए मैंने आपको अभी, वो क्या है? ये मजाकिया है। अगर ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता तो मजाकिया होता। एक पैरा में कहते हैं कि हमने वर्ष 2000 में गुरु कमेटी बनाई, वो हमारा विधायिका का प्री कंसल्टेशन है। एक में कहते हैं कि हमने मॉडल एक्ट्स बनाए 2003 में और 2017 में। बिल्कुल सही है, मॉडल एक्ट बनाना ये प्री कंसल्टेशन होता है 2020 के ऑर्डिनेंस के विषय में। मैं नहीं समझता कि किंडरगार्टन का कोई कानून का या समझदारी का विद्यार्थी भी सोचेगा। और वो मॉडल एक्ट जो 2003 और 2017 के, वो एक चीज और प्रमाणित करते हैं। वो प्रमाणित करते हैं कि सिर्फ एक अखिल भारतीय स्तर का आम कानून केंद्र द्वारा इस विषय पे नहीं किया जा सकता, उसके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसीलिए मॉडल कानूनों में कहा गया कि प्रादेशिक सरकार को ये विकल्प है, ये ऑप्शन है कि वो चाहें या ना चाहें ऐसे कानून को अपनाना। जबकि इस बार जो ये 3 कानून दिए गए हैं, उसमें ऐसा कोई भी विकल्प ऑप्शन नहीं दिया गया है। अंत में एफिडेविट कहता है कि ये हमने बहुत एलैबोरेट कंसल्टेशन किया है, जो लोग इसके विरुद्ध कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ये मजाक की बात है, क्योंकि झूठ तो आप हलफनामे में देख रहे हैं, बल्कि जो लोग कह रहे हैं वो प्रमाणित हो गया है इस हलफनामे से। और ये प्रमाणित हो गया है उस आरटीआई के जवाब के कि हमारे पास एक कागज के एक पन्ने का एक पैराग्राफ नहीं है जो दिखाता है कि ऐसा विचार विमर्श हुआ। इसका मतलब है कि मिथ्या प्रचार पे आपकी कोई सीमा नहीं है। देश, स्टेक होल्डर्स, आम आदमी, जनता जनार्दन, आप उच्चतम न्यायालय को भी नहीं छोड़ते हैं। उसके समक्ष अवमानना है, गंभीर अवमानना है। उसके समक्ष गलत प्रोजेक्शन है, गलत तथ्य है, और देश और आदमी के समक्ष भी वही बात है। इसके सब के बाद आप जानते हैं जो ऑर्डिनेंस आया जून में, वो सितंबर में, जिसको हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, वहां पर 1 मिनट के भी विचार विमर्श के बिना लोगों के मुंह में, लोगों के जीवन में, लोगों के आवाजों को तोड़ते हुए, रोकते हुए, खत्म करते हुए ये पारित किए गए। इसके अलावा मैं अपनी बात अंत करूंगा एक बात और जोड़कर। यह भी अब करीब करीब प्रमाणित हो गया है कि इस सरकार के अंदर भी किसी को मालूम नहीं था कि इस प्रकार का कानून अचानक आने वाला है जून में, और बाद में कानून बनके सितंबर में, यानी ऑर्डिनेंस जून में और बाद में कानून। आम आदमी और पब्लिक डोमेन की क्या बात करते हैं, सरकार में भी लगता है कि किसी शहंशाह ने एक दिन किसी तुगलकी फरमान के आधार पर इस जून के अध्यादेश को पास कर दिया। इसका प्रमाण यह है, 2003 देखा आपने, 2017 देखा आपने, और पिछले वर्ष भी कमेटी और समितियों की रिपोर्ट देखी आपने, 3 देख लिया आपने। इन तीनों में क्या था? ये एक समझ थी कि अधिकार क्षेत्र शायद केंद्र सरकार का कृषि के मामले में इस प्रकार का अखिल भारतीय बाध्य कानून पास करने का संवैधानिक अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। इसीलिए बार बार 2003 में, 2017 में समितियों द्वारा मॉडल एक्ट्स प्रस्तावित किए गए, जिनका मैंने विवरण किया अपने नोट पर, अभी बोला है मौखिक रूप से। इन मॉडल एक्ट्स का मुख्य उद्देश्य था कि हम यह आपको प्रस्तावित कर रहे हैं, आप अमुक प्रदेश हैं, आप सोचिए, अगर इसको आप अडॉप्ट करना चाहते, नहीं करना चाहते नहीं करिए। एक दूसरा प्रदेश है, उसको भी ऐसा विकल्प दिया गया है। यह हुई बात 2019 तक की।
2020 में मई तक माननीय वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है कृषकों के ऐसे कानूनों के विषय में। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है 15 मई 2020 की। जून में आप जानते हैं अध्यादेश आ गया था, ऑर्डिनेंस। एक लेश मात्र भी संकेत नहीं है कि इस प्रकार के अखिल भारतीय केंद्र सरकार वाले 3 कानून आने वाले, और जो हमने वाजपेयी जी ने या किसी और ने मॉडल कानून बनाए थे 2017 में, वो नहीं आ रहे हैं, उनको हम भूल गए हैं। कहीं भी ये संकेत तक नहीं है। अचानक, इसीलिए सरकार के अंदर भी उतनी ही अचानक बात है जितनी सरकार के बाहर, बिना किसी कंसल्टेशन के। और आप उच्चतम न्यायालय में इसका ठीक 180 डिग्री विपरीत कह रहे हैं। इससे ज्यादा भर्त्सना योग्य कॉन्डक्ट कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है कचहरी और कोर्ट जनादेश का, जहां पर सॉवरेनिटी होती है, जहां पर मूल अधिकार होता है, वहां से बात शुरू होती है देश की। तो हमने तो उसके सामने खुलासा किया, वो आप लोग हैं, आपके जरिए उस जनादेश पे संदेश जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने, सीपीआई ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास तो अधिकार क्षेत्र था कि जो आप हलफनामा मंडे को फाइल कर रहे हैं उस पर दे देते आप। पहली बात तो सीपीआई गलत नहीं कह सकता, क्योंकि सब मंत्रियों का, सब मंत्रिमंडलों का उसको सूचना होनी अनिवार्य है। लेकिन अगर कुछ रह गया होता, अगर कुछ सच्चा होता, तो उस हलफनामे का, जिसका मैंने विवरण किया 7 पैराग्राफ्स का, उसमें एक शब्द तो लिखा होता कि जून में अध्यादेश पास हुआ, 15 मई को मिस्टर रमन के साथ और उनके बाकी कृषकों के साथ ये मीटिंग हुई। सिंगल वाक शुरू करते हैं कहानी 2000 से, 2020 वर्ष पहले, और 2 और कहानियां हैं 2003 और 2017 बस। नंबर 3, निश्चित रूप से जो याचक हैं उनको भी ये बात मालूम पड़ेगी हमारी इस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वैसे भी, और उनको पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र है कि वो उठा सकते हैं इस बात को। ये अलग बात है कि उच्चतम न्यायालय ने इस वक्त एक सीमा डाल दी है ऐसे कानूनों पे, लेकिन ये तो बहुत गंभीर एक देश के साथ मजाक है और उच्चतम न्यायालय के साथ भी मजाक है। तो निश्चित रूप से कोई भी जो याचक है और वहां पर जो पार्टियां हैं जो कर रही हैं दलील, वो इसको उठा सकती हैं। कानून एक अलग दायरा होता है और जनहित एक अलग होता है। कानून एक अलग दायरा होता है और नैतिक रूप से सही होना कोई कानून एक अलग दायरा होता है। मैं इस कानून की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। कई कानून वैध हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जनहित के हों। वैधता बहुमत पे भी निर्भर करती है। कई कानून अवैध हो सकते हैं क्योंकि कानून में कुछ रह गया हो, त्रुटि रह गई हो, लेकिन वो जनहित के हो सकते हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चीजें दोनों मिक्स नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, हमारा ये मानना था शुरुआत से कि ये चीज एक जनहित की है, एक कृषि हित की है, एक नैतिकता की है, न कि कानून की। ये हमने उच्चतम न्यायालय के आदेश के पहले भी कहा है और मैं दोहरा रहा हूं उसको। नंबर 3, उच्चतम न्यायालय के आदेश में निश्चित रूप से ज्यादा मजबूती होती, दम होता और एक प्रभाव होता अगर ये चौंकाने वाले खबर नहीं आई होती कि जो चारों नाम है, मैं नामों की बात कर रहा हूं, समिति की बात नहीं कर रहा। समिति तो एक अलग चीज बनी है, मैं व्यक्ति विशेषों की बात कर रहा हूं या व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। अगर इतने सार्वजनिक रूप से जिन्होंने अपना मत रख दिया है लिखित रूप से, जो आपको और हमको कहीं भी मिल जाए देखने पढ़ने में, तो निश्चित रूप से उस समिति की जो नैतिक प्रभाव है और जो उसका वास्तविक प्रभाव है, दोनों, ये तो कॉमन सेंस से वो कम होंगे ही होंगे। नंबर 4, ये इस पे मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये निर्णय सिर्फ उन पार्टीज का होगा कि हम जाएंगे कि नहीं कमेटी के सामने। न कांग्रेस उसमें पार्टी है, न कांग्रेस पार्टी बनना चाहती है। लेकिन निश्चित रूप से आप किसी को भी किसी के सामने जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आपके ऊपर विकल्प होता है, ऑप्शन होता है, और किसी भी कारण से, उनमें से बिल्कुल एक ये कारण रहा होगा जो मैंने आपको नैतिकता का कहा, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं किसी समिति के सामने, तो वो आपका अधिकार क्षेत्र है। ये 4 बिंदु आपको ध्यान रखने चाहिए उत्तर में। अगर
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।